हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। एंड आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ रिगार्डिंग योर नीट एग्ज़ाम। सो आपको पता है कि मई में आपका नीट का एग्ज़ाम है। सो इसी के रिगार्डिंग मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ मैकेनिक्स के क्वेश्चन लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर्स के। So I hope these questions will be helpful for you in the exam. So let's discuss हमारे पास कौन कौन से questions हैं। So हम one by one questions discuss करेंगे। So let's see. So सबसे पहले हमारे पास 2024 का एक मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। एंड what does it says? It says an object moving along a horizontal x direction with kinetic energy 10 joule. So हमारे पास x डायरेक्शन में एक पार्टिकल मूव कर रहा है जिसकी काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है, ठीक है। एंड उसको डिस्प्लेस किया है इतना अमाउंट 3 मीटर उसको डिस्प्लेस किया है। सो किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है? क्योंकि आई कैप लगा हुआ है, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल को डिस्प्लेस किया है, ठीक है। और वो डिस्प्लेस किस फोर्स से हुआ वो भी हमारे पास गिवन है। सो क्वेश्चन में ये पूछा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। जब उसकी डिस्प्लेसमेंट ये खत्म हो गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हमारे पास वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में से है। एंड लेट्स सी कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो मैं उसको लिख लेता हूं, दैट इज 10 जूल, ठीक है। फिर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है कि पार्टिकल डिस्प्लेस कितना किया, दैट इज 3 मीटर इन दी एक्स डायरेक्शन, ठीक है। आई कैप का मतलब एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है। एंड जो हमारे पास फोर्स गिवन है दैट इज इक्वल टू -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ठीक है बेटा। सो हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है एस डिस्प्लेसमेंट के एंड पर। सो द थिंग दैट वी नीड टू फाइंड आउट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सो वी नीड टू फाइंड आउट दिस थिंग, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी गिवन है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन है। सो इसको देखकर हमें लगता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम यहां पर काम करेगी, ठीक है। क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से हम वर्क निकाल लेंगे। सो वर्क एनर्जी थ्योरम में हम उसको पुट कर देंगे एंड वी विल गेट द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? वर्क एनर्जी थ्योरम सेज दैट द टोटल अमाउंट ऑफ द वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो ये हमारे पास वर्क एनर्जी का फॉर्मूला, वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला। अब मैं अगर वर्क डन को पुट करूं सो दैट विल बी एफ डॉट एक्स फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मैं वैल्यूज को पुट करता हूं। एफ डॉट एक्स की हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी? डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करना है हमने। -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप डॉट 3 आई कैप। फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास गिवन है दैट इज 10 जूल, ठीक है बेटा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें सो आई की डॉट प्रोडक्ट आई के साथ ही होती है, ठीक है। सो इसकी डॉट प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगी -6, क्योंकि जे का कोई कंपोनेंट नहीं है दूसरी टर्म में, इसलिए ये 0 बन जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास -10 और जो हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई दैट इज -6 प्लस 10 दैट इज 4 जूल। सो द फाइनल आंसर इज 4 जूल विच इज सी, ठीक है। आसान था ये क्वेश्चन। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वन। सो जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास है a bob is whirled in a horizontal plane by means of a string with initial speed omega rpm। rpm का मतलब होता है revolutions per minute, ठीक है। तो वो ओमेगा रेवोल्यूशंस कर लेता है 1 मिनट में। जो स्ट्रिंग में टेंशन है दैट इज टी, क्योंकि हम धागे से बांधकर उसको हॉरिजॉन्टल घुमा रहे हैं, इसलिए जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो हमारे पास है टी। इफ द स्पीड बिकम्स 2 ओमेगा while keeping the radius same, यहां पर आना था, यस सेम रेडियस। हमारे पास स्पीड को दुगना कर दिया, जो एंगुलर स्पीड है उसको हमने ओमेगा से 2 ओमेगा कर दिया, तो हमारी टेंशन पर क्या फर्क पड़ेगा ये हमने देखना है, ठीक है। सो हमारे पास ऑप्शंस है, टेंशन सेम रहेगी टी, इनिशियल भी टी है, फाइनल भी टी है, या फिर 4t हो जाएगी, या फिर t/4 या स्क्वायर रूट ऑफ 2t, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व कि हमारे पास कैसे होगा क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन हमारे पास रोटेशनल मैकेनिक्स से है, ठीक है। सो इमेजिन करो कि हम एक सर्कल में घुमा रहे हैं, जो हमारा पेंडुलम है, जो बॉब है, ठीक है, ठीक है। सो अगर हम इस बॉब को देखें, सो जो टेंशन होगी दैट विल बी इनवर्ड्स, ठीक है, बिकॉज ये बॉब है, इसका मास हम m मान लेते हैं। सो इसकी जो हमारे पास टेंशन होगी दैट विल बी इनवर्ड लाइक दिस टेंशन, ठीक है। एंड जो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूजल फोर्स इसको बैलेंस कर रही है दैट विल बी mv² अपॉन r, ठीक है। अगर मैं इस सेंट्रीफ्यूजल फोर्स को ओमेगा की फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? हमारे पास v का फॉर्मुला होता है r ओमेगा, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर मैं इसको इसमें पुट कर दूं तो ये हमारे पास टर्म बन जाएगी m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है, बिकॉज ये दोनों इक्वल है, ठीक है। सो t इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r है, और इससे हमें पता चल जाता है दैट t इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। सो जो टेंशन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो अगर हमने एंगुलर स्पीड डबल कर दी, ओमेगा की जगह पर हमने टू ओमेगा कर दी, तो जो न्यू टेंशन होगी सो दैट विल बी इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर। जो ये 4 वाली टर्म है ये एक्स्ट्रा आ गई यहाँ पर, ठीक है। रेडियस को हमने चेंज नहीं किया, मास को चेंज नहीं किया, ठीक है, यहां पर लिखा भी हुआ है रेडियस सेम है। सो हमने वेरिएशन सिर्फ ओमेगा से देखनी है, एंड वो वेरिएशन स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, सो टेंशन 4 गुना बढ़ जाएगी। सो द आंसर इज बी, ठीक है। So let's move to the next question. So ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। सो ये क्वेश्चन हमारे पास ग्रेविटी से है, ग्रेविटेशनल चैप्टर से है, एंड दिस क्वेश्चन अपीयर्ड इन नीट 2024। सो लेट्स सी कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज v। सो हमारे पास अर्थ की एस्केप वेलोसिटी v है। अ प्लैनेट हैविंग 9 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस 16 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, द एस्केप वेलोसिटी विल बी। सो उसने पूछा है कि अर्थ है जो हमारी, ठीक है, तो हमारी अर्थ है, मान लो उसका रेडियस हम r मान लेते हैं, मास m मान लेते हैं, ठीक है। सो इसकी जो एस्केप वेलोसिटी है v है। तो उन्होंने हमारे पास एक और प्लेनेट की बात की है जिसका जो मास है वो 9 टाइम्स है, मतलब 9m है, एंड जो रेडियस है अर्थ के कंपैरिजन में वो 16 टाइम्स लार्ज है, ठीक है। तो इसकी एस्केप वेलोसिटी हमने पता करनी है कितनी होगी, ठीक है। इसको v डैश मान लेते हैं, तो ये v डैश हमने पता करना है। सो लेट्स सी कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एस्केप वेलोसिटी की जो इक्वेशन होती है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2gr, और अगर मैं इस स्मॉल g की वैल्यू को पुट कर दूं तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन एस्केप वेलोसिटी की है, वो है gm, कैपिटल Gm अपॉन r, ठीक है बेटा। सो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस होती हैं एस्केप वेलोसिटी की, बिकॉज हमारे पास मास और रेडियस पर डिपेंडेंस दी है, सो मैं ये इक्वेशन को यूज करूंगा, ठीक है जी। सो अगर मैं यही इक्वेशन दूसरे प्लैनेट पर अप्लाई करूं तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, लेट्स सी। अगर यही इक्वेशन यहां पर अप्लाई करूं तो v डैश की जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2g, क्योंकि मास 9 टाइम्स लार्ज है, ठीक है, एंड जो रेडियस है वो 16 टाइम्स लार्ज है, ठीक है बेटा। 9m अपॉन 16r आ गया। अब इस 9 को मैं स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेता हूं और 16 को भी स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेता हूं, ठीक है। सो ये 9 का जो स्क्वायर रूट होगा दैट विल बी 3, जो बाहर आ गया, और 16 का स्क्वायर रूट होगा 4 डिनोमिनेटर में, वो भी बाहर आ गया। तो अंदर हमारे पास क्या बचा, 2gm अपॉन r। और अगर आपको पता है कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 2gm बाय r है, ये यही हमारी अर्थ वाली इक्वेशन है। सो अर्थ के कंपैरिजन में ये जो हमारा नया प्लैनेट है इसकी जो एस्केप वेलोसिटी है दैट इज 3/4v। सो इसको यहां पर पुट करके 3/4v हमारे पास आंसर आ गया।
So let's move to the next question. So let's see our fourth question. So ये जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है ये भी रोटेशनल मैकेनिक्स से है एंड इट आल्सो अपीयर्ड इन द प्रीवियस ईयर नीट एग्जाम. सो लेट्स सी कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो हमारे पास जो चीज़ें पहले दी हुई हैं हम उनको देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द क्वेश्चन. The radius of gyration of solid sphere of mass 5 kilogram about xy is 5 meter as shown in the figure. तो हमारे पास रेडियस ऑफ जायरेशन k दिया गया है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 5 मीटर है. स्फीयर का मास 5 किलोग्राम है, ठीक है, एंड जो इसका रोटेशनल एक्सिस है वो एक्स वाई है, ठीक है. सो रोटेशनल एक्सिस है वो सेंटर में से नहीं पास कर रहा सॉलिड स्फीयर के, वो टेंजेंट से पास कर रहा है, ठीक है. सो the radius of the sphere is 5x upon square root of 7 meter. रेडियस गिवन है, so r की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ठीक है, एंड उस r में से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. so देखने में से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगता है, so बट लेट्स सी कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं. लेट्स सी द सॉल्यूशन. so सबसे पहला जो स्टेप है हम वो चीजें निकाल कर लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक है. रेडियस ऑफ जायरेशन इज 5 मीटर. So K is 5 meter. Mass of the sphere is 5 kg. ठीक है. Radius of the sphere is 5x upon square root of 7. ठीक है. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है. सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज m k स्क्वायर. केस में क्या है? रेडियस ऑफ जायरेशन, m मास है, ठीक है. ये तो जनरल फॉर्मूला है. अगर मैं स्फीयर की बात करूं, सॉलिड स्फीयर की, तो हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? सो दैट विल बी 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है. बट ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर होता है, ये तब होता है जब रोटेशनल एक्सिस सेंटर में से पास कर रहा है, बिकॉज रोटेशनल एक्सिस आपका रेडियस के बराबर दूर है, r डिस्टेंस दूर है, तो mr स्क्वायर इसमें टर्म ऐड होगी. सो ये टर्म हमारे पास ऐड होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, ठीक है. सो अगर हम इसको सॉल्व करें, सो ये इट विल बी 7/5 mr स्क्वायर, ठीक है. इक्वेशन नंबर 2. अब हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को बराबर रख लेते हैं. देख लो ध्यान से. इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को हम बराबर रखेंगे, इक्वल रखेंगे. 7/5 mr स्क्वायर इज इक्वल टू mk स्क्वायर. सो m कैंसिल्स विद m, ठीक है. रेडियस की वैल्यू पुट कर देते हैं. दैट विल बी 5x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू k स्क्वायर, ठीक है बेटा. सो k की वैल्यू भी पुट ही कर देते हैं. 5 मीटर यहां पर भी लिखा था, 5 मीटर, ठीक है. लेट्स सी. 7/5 मल्टीप्लाइड बाय 25x स्क्वायर अपॉन 7 इक्वल्स टू 25. 7 कैंसिल्स विद 7, 25 कैंसिल्स विद 25. सो x स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास आ गई दैट इज 5. सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 5. सो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गई, ठीक है. सो आई थिंक सबको समझ लग गया होगा ये क्वेश्चन. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स से है. सो दिस आल्सो अपीयर्ड इन 2024, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है. सो द क्वेश्चन इज अ थर्मोडायनामिकल सिस्टम इज टेकन थ्रू साइकिल A B C D A. सो ये थर्मोडायनामिकल सिस्टम है, इसको हमने गैस को लेकर गए A B C D A तक, ठीक है. द वर्क डन बाय द गैस अलोंग पाथ BC. तो BC के अलोंग हमारे पास वर्क डन कितना होगा, ठीक है. सो लेट्स सी कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं. तो कंसेप्ट हमारे पास क्या होता है? कंसेप्ट हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास PV डायग्राम दी हुई है, सो द वर्क डन is equal to the area under PV curve, ठीक है. सो ये हमारे पास PV कर्व है,
ठीक है। सो इस पीवी कर्व का जो हमारे पास एरिया होगा दैट विल बी दी वर्क डन, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है तो हमें बी सी के अलोंग पूछा है, तो ये बी सी लाइन ये वाली है, ठीक है। अगर हमारे पास इसके अलोंग पूछा है, बी सी के अलोंग पूछा है, तो हम इस कर्व के अंडर, ये जो हमारे पास लाइन है इसके अंडर एरिया हम देख लेते हैं। सो इसके अंडर का एरिया तो साफ दिख रहा है कि 0 है, इसके अंडर तो कोई एरिया आता ही नहीं बीसी के अंडर, है ना। तो बीसी के अंडर अगर हमारे पास कोई एरिया ही नहीं है तो वर्क डन जो हमारा इस केस में बन जाएगा दैट विल बी 0, ठीक है। अगर ए बी के अलोंग पूछा हो या सी डी के अलोंग पूछा हो तो हमारे पास इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, बट ये जो बी सी है और डी ए है इसके अलोंग जो एरिया ही नहीं बन रहा, इसके लिए इसीलिए हमारे पास जो आंसर डायरेक्ट बन जाता है 0। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर हमारे पास ए बी सी डी के अलोंग का जो वर्क डन पूछा हो तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। वो तो मैंने आपको बता दिया कि एरिया फाइंड आउट करेंगे, बट आप मुझे बताओ कि इसकी वैल्यू जो हमारे पास क्या आएगी, ठीक है। यू कैन गिव द आंसर्स इन द कमेंट्स, ओके। सो दिस इज योर टास्क। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये हमारे पास एनएलएम से है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से है, डायनामिक्स। सो ये क्वेश्चन 2023 का है, नीट का, ठीक है। सो लेट्स सी कि हमारे पास इसको क्या सोल्यूशन निकलता है इसका। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम, सो ये रहा ब्लॉक 2 किलोग्राम का, इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड रफ सरफेस ए सी एज शोन इन द फिगर। ये फिगर में हमारे पास शो किया हुआ कि ये रफ सरफेस है, रफ सरफेस पर हमने ब्लॉक को रखा है एंड ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज 1/√3, ठीक है। सो इसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी है और नेट फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है ब्लॉक पर। सो लेट्स सी कि हम इस ब्लॉक पर नेट फोर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस ब्लॉक को मैं इस सॉल्यूशन वाले एरिया में दोबारा बनाता हूँ। सो ये हमारे पास ब्लॉक है, इसको ये 30 डिग्री के इंक्लाइन पर है, इसको रखा हुआ है ए सी पर, यहाँ पर, और हमने फाइंड आउट करनी है इस पर नेट फोर्स। सो लेट्स सी कि हम इस पर नेट फोर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस पर जो फोर्सेस लग रही हैं पहले वो देखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पहले। सो ये हमारे पास mg वेट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन आर होगी, नॉर्मल रिएक्शन है वो कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लगती है, और ये जो वेट फोर्स होती है दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, राइट। और तीसरी फोर्स जो हमारे पास लग रही है वो लग रही है बेटा फ्रिक्शन, ठीक है। ये जो हमारे पास लग रही है फ्रिक्शन लग रही है। तो हम तीनों फोर्सेस के बैलेंस से निकाल सकते हैं कि हमारे पास नेट फोर्स है जो कितनी लगेगी। सो सबसे पहले हम इस mg को करेंगे, रेजोल्यूशन करेंगे इसका। सो जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है कि इसका रेजोल्यूशन जो होता है वो 2 कंपोनेंट में होता है। सो जो कंपोनेंट इस नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करता है वो होता है mg cos थीटा, और ये वाला इसको जो नीचे लेकर आने वाला कंपोनेंट है वो है mg sin थीटा, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया इसका रेजोल्यूशन। अब ये r और mg cos थीटा ये तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, ये नॉर्मल रिएक्शन तो बैलेंस हो जाएगा mg cos थीटा से। सो बची क्या, फिर बची 2 फोर्सेस, mg sin थीटा और फ्रिक्शन, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारे पास नेट फोर्स जो आती है हमारे पास क्या आएगी, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसीलिए मैं इसको ऐसे लिखूंगा mg sin थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। mg sin थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और फ्रिक्शनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है उसको हम इसमें करेंगे पुट। सो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू मल्टीप्लाइड बाय आर। सो जो हमारे पास म्यू है दैट इज 1/√3, जो हमारे पास आर है दैट इज mg cos थीटा। सो लेट्स सी कि हमारे पास नेट वैल्यू कितनी आएगी, माइनस म्यू mg cos थीटा। जो टर्म्स कॉमन है उनको कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है।
अब वैल्यूज को कर देते हैं पुट। मास 2 किलोग्राम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है, साइन 30 है, -1/√3 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कॉस 30 है। ठीक है, सो 20 साइन 30 कितना बनेगा? साइन 30 हमारे पास बनेगा 1/2 माइनस कॉस 30 कितना बनेगा? √3/2, √3 कैंसिल, 20 1/2 माइनस 1/2, ये नेट हमारे पास आ गया 0। सो जो नेट फोर्स लग रही है इस ब्लॉक पर दैट इज 0। ठीक है, सो 0 फोर्स लग रही है, सो ये ब्लॉक है जो वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, सो दैट वाज एन इजी क्वेश्चन। लेट्स सी और क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। एंड ये क्वेश्चन हमारे पास 2023 का है। एंड ये जो चैप्टर है दैट इज ग्रेविटेशन। सो लेट्स सी, two bodies of mass m and 9m are placed at a distance r. The gravitational potential on the line joining the bodies where gravitational field is 0. तो क्वेश्चन समझते हैं पहले क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि हमारे पास दो मासेस हैं, एक मास है m, दूसरा मास है 9m, और ये सेपरेटेड है बाय अ डिस्टेंस r। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो r है। तो हमने एक ऐसे पॉइंट पर पोटेंशियल पता करना है। क्या पता करना है हमने? पोटेंशियल। सो हमने एक ऐसे पॉइंट पर पोटेंशियल पता करना है जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। सो हम मान लेते हैं कि यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल फील्ड को हम मान लेते हैं कि यहां पर 0 है। ठीक है जी। सो ग्रेविटेशनल फील्ड को मैं E से लिख लेता हूं या फिर किसी और टर्म से लिख लेता हूं। लेट्स सी, ई से लिख लेते हैं। यहां पर जो मैग्नेट ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको 0 करना है। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल फील्ड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज Gm/r²। ठीक है, ये जो 0 वाला पॉइंट है, मान लो कि ये 0 वाला पॉइंट यहां से x डिस्टेंस पर है और यहां से फिर वो हो जाएगा r-x डिस्टेंस पर। ठीक है बेटा, तो तभी तो टोटल r बनेगा। सो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड और इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों एक दूसरे को काउंटर करेंगी और यहां पर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये x मान लिया, ये r-x है जो मान लिया। ठीक है बेटा, सो इसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कितनी होगी? Gm/x², स्मॉल m ले लेते हैं, और इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड को कैंसिल करेंगे, 9m/r-x²। ठीक है, सो G कैंसिल्स विद G, M कैंसिल्स विद M, सो हमारे पास बचा 1/x² इक्वल्स टू 9/r-x²। ठीक है, दोनों को स्क्वायर रूट कर लेंगे, सो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करके हमारे पास आएगा 1/x इज इक्वल टू 3/r-x। सो r-x इज इक्वल टू 3x, सो 4x इक्वल्स टू r, एंड x की वैल्यू आ गई r/4। सो ये जो टर्म है इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास r/4, और यहां से यहां तक हमारे पास वैल्यू आ गई, ऑब्वियसली अगर r में से r-4 माइनस कर दोगे तो ये बन जाएगा 3r/4। ठीक है, सो ये दोनों डिस्टेंस हमारे पास आ गए, हमारे पास पॉइंट फाइंड आउट हो गया। अब देखते हैं कि इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है दैट इज, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो होती है -Gm/r। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, आपको पता है, तो ये डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा? सो V1 की वैल्यू आएगी अपॉन r/4 इज इक्वल टू -4Gm/r, और दूसरा इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा यहां पर 3r/4 डिस्टेंस है, याद रखना, तो ये आएगा -G9m/3r/4। सो ये बनेगा हमारे पास -Gm/r 9 × 4/3
सो ये बन गया -12 GM/R। सो टोटल, अब इसको ऐड करो, टोटल पोटेंशियल हमारे पास बनेगा -4 GM/R -12 GM/R। सो ये बन गया -16 GM/R। 16 बन गया, ठीक है। स्मॉल m यूज करना था यहाँ पर भी। सो चेक करो, सही है हमारा आंसर। 12 and 4, yes, that is correct. So हमारा जो आंसर है that is 16 -16 GM/R। so ये इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला होता है, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और क्या आपको पता है इन दोनों में क्या रिलेशन है? इफ यू नो देन प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो ये है हमारा 8th क्वेश्चन एंड लेट्स सी कि क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारे पास। ये भी नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है। अ शेल ऑफ मास m इज एट रेस्ट इनिशियली। तो हमारे पास एक शेल है, सो ये हमारे पास एक शेल है, इसका मास m है, ठीक है। ये रेस्ट पर है एंड इनिशियली रेस्ट पर है। इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रेगमेंट्स हैविंग मास इन द रेशियो 2:2:1। सो ये 3 टुकड़ों में डिवाइड हो गया, ठीक है। जब ये एक्सप्लोड हुआ, सो इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रेगमेंट्स। सो उनका मास 2, 2 और 1 की रेशियो में था, ठीक है। इफ द फ्रेगमेंट्स हैविंग इक्वल मास फ्लाई ऑफ अलोंग म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, तो उनमें से जो 2 हैं वो तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लाई कर गए, इक्वल मास वाले। सो 2 फ्रेगमेंट्स, चलो हम मास एक का मान लेते हैं 2x, दूसरे का भी हम मान लेते हैं 2x, ये तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर फ्लाई कर गए, ठीक है, ठीक है बेटा। सो सेम स्पीड से, तो सेम स्पीड है, स्पीड भी इनकी v है, इसकी v है, मास 2x है, स्पीड v है, ठीक है। तो हमने पता करनी है द स्पीड ऑफ द लाइटर फ्रेगमेंट। तो लाइटर फ्रेगमेंट की स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स सी कि हम लाइटर फ्रेगमेंट की स्पीड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब आपके पास एक्सप्लोजन वाला या गन वाला क्वेश्चन आता है, सो दैट इज रिलेटेड टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो यहां पर भी हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही लगेगा, ठीक है। सो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि ये इनके मासेस है 2x है, 2x और इसको x मान लेते हैं। ये दोनों तो परपेंडिकुलर फ्लाई कर गए, ठीक है। और ये तीसरा, इसका हमने देखना है क्या करना है। सो सबसे पहले जो इनिशियल मोमेंटम है सिस्टम का, ये जो बॉम्ब है, इसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो है 0, बिकॉज ऑलरेडी रेस्ट पर है पार्टिकल, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल मोमेंटम 0 है। क्योंकि ये जो एक्सप्लोजन होता है, सो दैट इज ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्स कोई इन्वॉल्व नहीं होती इसमें। सो इंटरनल फोर्सेस की वजह से ये एक्सप्लोजन होता है, इसीलिए इसका मोमेंटम है जो कंजर्व रहेगा। इसी के मुताबिक जो फाइनल मोमेंटम है वो भी हमारे पास 0 होना चाहिए, करेक्ट है। फाइनल मोमेंटम भी हमारे पास 0 होना चाहिए। अगर इनिशियल 0 तो फाइनल भी 0 होना चाहिए। क्या इन दोनों का मोमेंटम 0 बन रहा है? नहीं। अगर हम देखें तो पैरेललोग्राम लगाने के बाद इनका जो मोमेंटम है वो आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में, बिकॉज दोनों का मोमेंटम सेम है। तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए जो तीसरा पार्टिकल है वो एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट जाना चाहिए। सो ये मोमेंटम फाइनल इन दोनों का है, इन दोनों का रिजल्टेंट है, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए जो तीसरा लाइटर पार्टिकल है उसका मोमेंटम है जो वो ऑपोजिट होना चाहिए, डायरेक्टली इस डायरेक्शन में। सो इसका मास x होगा, जैसे कि हमने बताया लाइटर पार्टिकल है, और इसकी जो स्पीड है ये हमने फाइंड आउट करनी है, इसको मैं v डैश कह देता हूं। सो टेक्निकली क्या होता है, मोमेंटम ऑफ लाइटर पार्टिकल, लाइटर फ्रेगमेंट का जो मोमेंटम है दैट शुड बी इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ मोमेंटम